उसके बेसिस पे वो चीजें असेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम ये किस लिए यूज होता है? जनरली नैरेटिव राइटिंग्स आर रिटन फॉर सीरियस एडवर्स इवेंट्स इंक्लूडिंग डेथ, ठीक है, इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट एंड एई लीडिंग टू द स्टडी डिसकंटिन्यूएशन। ये क्या है? ये मतलब कि जैसे कोई केस है जहाँ पे डेथ हो गई है पेशेंट की, उसके बारे में तो वो चीज आप पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चल जाए, अच्छा ये डेथ केस है, इसको सर्टेन इसका इसका जो टाइमलाइन है वो 7 दिन का होगा। ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट के जो केसेस होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन गलती से अगर क्या कहते हैं वो रिपोर्ट हो गया तो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो चीज हमें वापस भेज सकती है। इसलिए भी स्पेशल इंटरेस्ट के केसेस वहां पे होने चाहिए। और कोई एई जिसकी वजह से हमारी स्टडी रुक सकती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हमें पता होना चाहिए, वो चीज भी नैरेटिव के अंदर लिखा होना चाहिए, ताकि जैसे हम सीएसआर रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ये जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ये पॉइंट मेनली इसके लिए है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, जो ये एई है इसकी वजह से हमारी स्टडी डिसकंटिन्यू हो सकती है, मतलब स्टडी रुक सकती है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि भाई वो क्या एई है, वो चीजों के बारे में हम लिखें एज अ नैरेटिव करके। ठीक है, समझ गए इतना आप? ठीक है, नैरेटिव का ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि टू कम्युनिकेट ऑल द की इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी की इंफॉर्मेशन हो रही है वो सारी चीज नैरेटिव के अंदर आनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें नैरेटिव के अंदर आनी चाहिए वो यहाँ पर है। ठीक है, कि पेशेंट की जो भी कैरेक्टराइजेशन है, पेशेंट डिटेल है, किसी भी डॉक्टर का क्या डायग्नोसिस है, या क्या कहते हैं पेशेंट ने अगर खुद अपने आप को ही डायग्नोस कर लिया, जैसे उसे पता है कि उसे डायरिया हो रहा है, ठीक है, या और कुछ और थेरेपी डिटेल्स है कि कब ड्रग स्टार्ट करी, कब ड्रग स्टॉप करी, कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो सारी चीजें नैरेटिव के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, कोई इवेंट है वो आना ही आना चाहिए। उसके अलावा इवेंट के अलावा कुछ और अगर क्या कहते हैं आपको रिलेवेंट आउटकम लगता है तो वो भी आना चाहिए उसके अंदर। अगर आपने क्या कहते हैं जैसे आपको कई बार वो क्या बोलते हैं टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो कैसे पता चलता है? जब आप वो टेस्ट कराते हो, विडॉल टेस्ट कराते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका प्लेटलेट काउंट कम है। दैट्स वाई आपको टाइफाइड डॉक्टर डिक्लेयर करता है। तो वो जो आपके पास लैब रिपोर्ट्स हैं जिसके बेसिस पे डॉक्टर ने ये चीज डायग्नोस करी, अगर वैसी रिपोर्ट्स हैं तो वो भी उसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, और अगर कोई और इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि इसकी वजह से जो हमारा एडीआर है वो कंफर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो चीजें भी आपको बतानी है। ठीक है, कई सारे क्या कहते हैं जैसे होता है ना विजुअल आइडेंटिफिकेशन होता है कि कहीं पे कुछ चीजें स्वेल कर गया तो उसका क्या कहते हैं एरिया बढ़ जाएगा, या क्या कहते हैं कहीं पे कुछ अगर आपको कोई ब्लिस्टर हुआ है तो उसके अंदर पस है, तो वो विजुअल चीजें हैं जो आपने आइडेंटिफाई करी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको नैरेटिव में लिखनी होगी। ठीक है, या आपको पता है एज अ रिपोर्टर, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो किसी और के बिहाफ पे और वो चीजें आपको पता है, ठीक है, क्यों क्यों करना होता है? और क्योंकि मेनली ये जैसे बोलते हैं ना कि ये जो मेडिकली साउंड पर्सन होता है नैरेटिव वही लिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेशेंट तो आया, उसने रिपोर्ट करा, वो चला गया, लेकिन पेशेंट को जिसने देखा है, डॉक्टर ने देखा है, किसी फार्मासिस्ट ने देखा है, और अगर वो पेशेंट के बिहाफ पे आईसीएसआर को रिपोर्ट कर रहा है, तो ही और शी आर मोर एलिजिबल देन एनी पेशेंट। ठीक है, जो कि नैरेटिव को लिख सके, और उनको सारे मेडिकल टर्म पता होते हैं। नैरेटिव तो कोई पेशेंट नहीं लिख सकता, हम और आप लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो फ्रॉम द हेल्थ केयर बैकग्राउंड। ठीक है, अगर हम पेशेंट है तो ठीक है हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम पीवी सीख रहे हैं, हम पीवी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए भी नैरेटिव लिख के भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज होती है जो पेशेंट्स को बहुत ही हेल्पफुल होती है, उसे बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक तरह से ये समझ लो, एक फिक्स सब कुछ लिखा हुआ है कि दिस इज रिगार्डिंग डैश पेशेंट। ठीक है, तो आपको वहां पे बस लिखना है पेशेंट मेल है या फीमेल, दिस इज रिगार्डिंग मेल पेशेंट विद डैश ईयर ऑफ एजेस। ठीक है, ईयर स्लैश मंथ ऐसा करके लिखा होगा, तो वहां पे मतलब जितनी एज है वो लिखना है। हु एक्सपीरियंस्ड डैश इवेंट आफ्टर टेकिंग डैश मेडिसिन फॉर डैश इंडिकेशन। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कहते हैं कई सारे टेम्पलेट्स भी आजकल के टाइम पे देने लगे हैं। टेम्पलेट देने का मतलब इस यही है कि क्या कहते हैं ताकि जो नॉर्मल जनता है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द
हेल्थ केयर बैकग्राउंड दे कैन ऑल्सो पुट देयर इंफॉर्मेशन। जैसे आपने कई बार कई सारे फॉर्म्स भरे होंगे तो उसमें आता है ना कि दिस इज रिगार्डिंग, ठीक है, या आप कोई डिक्लेरेशन देते होगे तो वहां पे आपको केवल अपना नाम लिखना होता होगा, आई, ठीक है, दिस प्रज्ञा हैज डिक्लेयर दिस दैट आई एम सन डॉटर स्लैश डॉटर, वहां पे फिर आपको अपने मदर फादर का नाम लिखना होता होगा। किए होंगे ना ऐसे डिक्लेरेशन, आपने कई सारे फॉर्म भरे होंगे तो वहां पे सारी चीजें पहले से लिखी होती हैं, बस आपको अपना नाम लिखना है, अपने पेरेंट्स या गार्जियन का नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है या साइन करना है। ऐसे चीजें करी है ना आपने ऐसे डिक्लेरेशन, राइट? तो नरेटिव के टेम्पलेट भी आजकल ऐसे बनने लगे हैं। सर्टेन ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पेशेंट को हेल्प करने के लिए ऐसे टेम्पलेट्स बनाने लगे हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट के लिए वेरी हेल्पफुल हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेनली एक नरेटिव के अंदर कवर होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम नैरेटिव लिख रहे हैं तो उसमें जो एई लिख रहे हैं उसकी कुछ डिटेल क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पेशेंट का जो एडवर्स इवेंट एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में होना चाहिए। अब जो क्या कहते हैं नैरेटिव लिखा है तुमने वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने पहले पहले जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में लिख दिया, फिर आपको याद आया कि अरे मुझे 2 दिन पहले ये भी हुआ था, वो भी लिख दिया, उसके बाद आपने फिर पास्ट में चले गए, ठीक है, कि अरे यार उस साल मुझे ये भी हुआ था, वो भी लिखना है हिस्ट्री में, तो चलो अभी ऊपर तो नहीं, ऐसा नहीं, क्रोनोलॉजी फॉलो करनी होती है। जो चीजें आपको लेटेस्टली हुई हैं वो आप सबसे पहले लिखते हो, ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजी में पीछे की ओर जाते रहते हो आप, ठीक है। मतलब जो लेटेस्ट चीजें हैं वो पहले आती हैं, अर्लियर चीजें जो है पहले आती है, और जो बाद की चीजें हैं वो बाद में आती हैं। तो जो भी लेटेस्ट चीजें हैं, जैसे आज अगर 9 जुलाई है, आपने कोई चीज 7 जुलाई को एक्सपीरियंस करी है, उसके लिए आप लिख रहे हो, एडीआर लिख रहे हो, तो वो चीजें सबसे पहले आएंगी, ठीक है। उसके बाद 7 जुलाई के बाद अगर क्या कहते हैं 1 जुलाई को कुछ हुआ है और बीच में कुछ भी नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली जंप करोगे 1 जुलाई पे, ठीक है। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। और क्रोनोलॉजी में सबसे पहले पेशेंट की डिटेल आती है, उसको जो सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन पैरा, ठीक है, फिर फर्स्ट पैरा होता है, सेकंड पैरा होता है, फिर फाइनल पैरा होता है। इस तरह के मेनली नैरेटिव वेरी करते हैं कि कहाँ पे हम भेजने वाले हैं नैरेटिव, और उनके टेम्पलेट कई बार क्या होता है, जैसे में हम 50 क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो कई सारे क्लाइंट बोलते हैं आपका जो भी टेम्पलेट हो आप उसमें भेज दो हमें, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कई सारे क्लाइंट खुद अपना कस्टमाइज टेम्पलेट भेजते हैं। और तो और एक चीज और है कि अगर केस डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आता है तब भी उसके टेम्पलेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे? जैसे अब केस मैंने बताया ये सोर्सेस से, अब मैंने बताया कि लिटरेचर से अगर केस आ रहा है, आपका सोर्स लिटरेचर है, तो वहां पे कोई लिटरेचर का टाइटल होगा, वहां पे ऑथर डिटेल डालनी होगी आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी नैरेटिव में अगर उन्होंने टेम्पलेट में दिया है कि ये चीजें लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ऐसे ही जो स्पॉन्टेनियस केसेस हैं और जो लिटरेचर केसेस हैं उनके जो नैरेटिव बनते हैं वो बहुत ही डिटेल में बनते हैं। और एक चीज और होते हैं लीगल केसेस है। लीगल केसेस तो कई बार ऐसे तो बहुत लंबे लंबे लीगल केसेस होते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है अगर आप खुद किसी लीगल चीज में फंसते हो तो जैसा बोला जाता है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो सालों साल एड़ियां रगड़ते रह जाओगे, ठीक है। वो क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लीगल हियरिंग्स जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि कब आपको डेट्स मिल रही हैं। आज आप गए, आपकी पेशी हुई, उसके बाद 4 दिन के बाद की डेट मिलेगी। अगर जज अवेलेबल नहीं है या क्या कहते हैं जो अक्यूज पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है तो और बढ़ जाएगा। तो उस तरह की सारी डिटेल सारी क्रोनो वहां पे क्या होता है, डेट वाइज क्रोनोलॉजी वहां पे भी चलती है कि फर्स्ट हियरिंग कब हुई, ठीक है। तो उस तरह की कंडीशन में अलग टाइप के टेम्पलेट होंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये एक जनरलाइज टेम्पलेट है, ठीक है, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे केस के अंदर या हमारे नैरेटिव के अंदर होनी चाहिए। पहली है जनरल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी है द बॉडी ऑफ नैरेटिव। तीसरा है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड फाइनल पैराग्राफ। तो इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए? इसके अंदर इनिशियल इंफॉर्मेशन इन द टॉप
आइडेंटिफाइज बाय द रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्ट टाइप लाइक स्पॉन्टेनियस है और या स्टडी रिपोर्ट है, एंड डे 0 किस दिन है, ठीक है। डे 0 शायद मैंने बताया है या नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। जिस दिन हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है उसको हम डे 0 बोलते हैं। हम डे 0 का क्या महत्व है आपको बता देता हूँ। डे 0 इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई काम आपको 7 दिन के अंदर करना है, तो वो आपका कहाँ से काउंट होगा। जैसे आपके लिए मैंने बताया कि जो डेथ केसेस होते हैं वो हमें 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करने होते हैं। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करने का मतलब 7 दिन के अंदर सबमिट करना होता है, ठीक है। 7 दिन के अंदर हमें सबमिट करना है रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, ठीक है। ये जब मैंने वो बताया था डेटा एंट्री वाला पार्ट, जब केस प्रोसेसिंग बताई थी DQCMR, उसके बाद मैंने सबमिशन भी बताया था, ठीक है, कि केस हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करना होता है बाय फॉलोइंग द टाइमलाइंस। तो टाइमलाइंस क्या होती हैं, वो यही टाइमलाइन होती हैं कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग या डेथ केस है तो उसको 7 दिन के अंदर हमें सबमिट करना है। कोई और केस है, जो कोई अदर सीरियस केसेस हैं डेथ के अलावा या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अलावा, जैसे कार्डियक अरेस्ट का केस है, या जैसे मैंने बताया एंजियोइडिमा के केस है, जो IME के बेसिस पे केस, ये इवेंट सारे IME में प्रेजेंट हैं और इनके बेसिस पे केस सीरियस बन रहा है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो उनको हमें 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है। और नॉन सीरियस केसेस अगर उनका ऑब्लिगेशन है कि उन्हें रिपोर्ट करना है, तो वो 90 डेज के अंदर रिपोर्ट करना होता है। तो ये जो 90 डे, 7 डे, 15 डे काउंट होते हैं, तो वो उस दिन से काउंट होते हैं जिस दिन हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। और जिस दिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उस दिन को ही बोलते हैं डे 0। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारी रेगुलेटरी क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, रेगुलेटरी क्लॉक फॉर सबमिशन ऑफ केसेस। इफ अ केस इज सीरियस तो हमें 7 दिन के अंदर उसे सबमिट करना है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं वो डेथ केस नहीं है, डेथ केस के अलावा कोई सीरियस केस है, तो हमें उसे 15 दिन के अंदर सबमिट करना है। लेकिन ये दिन हम कहाँ से काउंट करते हैं? दिन वहां से काउंट करते हैं जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, डेट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड को बोलते हैं डे 0। लिख लो, डेट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड is equals to day 0, and it is called as day 0 because from that moment regulatory clock started, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद ये बॉडी में क्या आता है, बॉडी ऑफ नैरेटिव शुड प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन ऑफ टू द मेडिकल रिव्यूअर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, व्हाई हैपन, व्हेन हैपन, क्लियरली द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इवेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा, पेशेंट डिटेल आएगी, सस्पेक्ट आएगा, इंडिकेशन आएगा, ठीक है। कोई अगर मेडिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, या क्या क्या कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशंस लिए थे उसने। कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप सस्पेक्ट ड्रग ले रहे थे, मतलब जिससे आपको इवेंट हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबल ड्रग है वो हमेशा सस्पेक्ट कहलाती है। अगर उस सस्पेक्ट के, जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर मैंने बताया कि मुझे पेट दर्द हो रहा था, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया कि मुझे पेट दर्द हो रहा था, उसके लिए मैंने क्या कहते हैं मेट्रोजिल भी खा ली, ठीक है, रेनिटिडीन भी खा ली, और और क्या कहते हैं रेंटेक भी खा ली, ठीक है, तो या जेंटेक भी खा ली। तो एक तो मैंने गैस की खा ली, एक मैंने रेनिटिडीन भी खा ली, ठीक है, ओमेप्राजोल खा ली, और मैंने क्या कहते हैं ये भी खा ली। अगर ऐसे मैंने 3-4 ड्रग खा ली, ठीक है, तो मान लिया क्या कहते हैं मेरी रेनिटिडीन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, रेनिटिडीन से क्या कहते हैं मुझे कुछ भी हो रहा है, मेरा ब्लड शुगर लेवल डाउन जा रहा है, तो रेनिटिडीन इज द सस्पेक्ट एंड ब्लड शुगर लेवल एलिवेटेड, या क्या कहते हैं अगर वो डाउन जा रहा है तो जो भी हाइपोग्लाइसेमिक हो जाऊंगा, वो चीज मेरी इवेंट हो गई। लेकिन इसके अलावा जो मैंने ड्रग्स ली, जेंटेक ली, ठीक है, और जो मैंने ओमेप्राजोल लिया एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो सारी चीजें क्या जाए, वो सारी ड्रग कौन सी जाएंगी, वो सारी कॉन्कोमिटेंट जाएंगी। कॉन्कोमिटेंट मैं हिंदी में बता देता हूँ, कॉन्कोमिटेंट वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी सस्पेक्ट के साथ चल रही होती है सेम अवधि में, ठीक है, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। सस्पेक्ट के अदर अलावा जो भी मेडिकेशंस हमें दिए जाते हैं, पेशेंट को दिए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कॉन्कमिटेंट मेडिकेशंस, ठीक है।
उसके बाद सेकेंड पैरा में क्या क्या आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे क्या क्या हुआ, इनटेक ऑफ ड्रग कब हुआ, ठीक है, अकरेंस ऑफ इवेंट कब हुआ, एक्शन क्या लिया गया हमने ड्रग के साथ, क्या एक्शन लिया, क्या हमने उसकी डोज डिक्रीज करी या डोज मेंटेन रखी, तो इसको बोलते हैं एक्शन टेकन विद ड्रग, ठीक है, या हमने उसको क्या कहते हैं ड्रग स्टॉप कर दिया, या क्या कहते हैं हमने उस पर कुछ भी नहीं करा, या हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इवेंट का आउटकम, ठीक है, इवेंट का आउटकम क्या होता है, इवेंट आउटकम क्या होता है कि जैसे हमने ड्रग डिक्रीज करी, मतलब डोजेज अगर ड्रग की डिक्रीज करी, ठीक है, तो क्या हमारा इवेंट कि क्या हुआ, इवेंट कम हो गया या वैसा ही सेम रहा, तो ये सारी चीज ये हमारे इवेंट का आउटकम आता है। फाइनल फाइनल पैराग्राफ में क्या करते हैं, फाइनल पैराग्राफ में हम कॉजलिटी डिटेल देते हैं और रिपोर्टर और क्या कहते हैं एडवर्स इवेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसे ही कॉजलिटी असेसमेंट बोलते हैं। तो वो कॉजलिटी असेसमेंट पूरा बताते हैं कि दिस इज अ केस जहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, समराइज करते हैं, और ये क्या कहते हैं इसी से हुआ, इट इज अ पॉसिबल दैट इट इज पॉसिबल दैट मेट्रोमेटफॉर्म या रेनिटिडीन कॉजेज जो भी था, जो भी मैंने इवेंट उस टाइम बोला था, ठीक है, तो की कॉजेज दिस। अब क्या कहते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक तरह से एक टेम्पलेट समझ लो, ये टेम्पलेट है, ठीक है, जैसा मैंने ये चीज बताई है, ठीक है, सेम वे में यहाँ पे ये नैरेटिव लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। द इनिशियल स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट वाज रिसीव्ड बाय फार्मा कंपनी ऑन, ठीक है, डेट आ जाएगा वाया फिजिशियन। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि एक इनिशियल केस है, ठीक है, केस इनिशियल है, टाइप ऑफ केस क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ठीक है, सोर्स क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट आ गई, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम फार्मा कंपनी, तो रिपोर्टर भी आ गया, किस डेट को आया, तो वो हमारी आईआरडी आ गई, ठीक है, वही क्या कहते हैं डे 0 हो गया जिस डेट को आया, एंड किसने लिया, फिजिशियन से आया, तो फिजिशियन हमारा रिपोर्टर हो गया, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसमें से दो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन भी आ गई हमारी, दो मैंडेटरी क्या आ गई, एक हमारा रिपोर्टर भी आ गया, नहीं सॉरी एक ही आई, रिपोर्टर आ गया यहाँ पे, फिर ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैरा जो पैरा फर्स्ट है उसमें देखोगे दिस केस रिफर्स टू द जो भी है एज, जैसे मैंने बताया था डैश लिखा जाता है, ओल्ड मेल स्लैश फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, पेशेंट हु ऑन, ये ड्रग थी, जो भी एक्स ड्रग थी और किस चीज के लिए ले रहा था वो ड्रग लिखेंगे, और उसके बाद उसको ये मेडिकल हिस्ट्री थी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एक्स वाई जी एंड द पेशेंट कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन, ये चल रहा था या नहीं रिपोर्ट किया यहाँ पे, तो उसके उसने पेशेंट के मेडिसिन के बारे में मतलब कॉन्कोमिटेंट मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे भी हमारी दो चीज आ गई, क्या आ गया, ऊपर वाले आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन के अंदर हमें रिपोर्टर मिल गया था, फर्स्ट पैरा में हमें क्या कहते हैं पेशेंट मिल गया, और हमें इवेंट भी मिल, इवेंट नहीं सॉरी केवल पेशेंट मिला भी, ठीक है। सेकंड, अब जो सेकंड पैरा है वहां पे हमें क्या कहते हैं ड्रग और इवेंट मिल जाएंगे। द पेशेंट स्टार्टेड ड्रग एक्स इनटेक ऑन, अच्छा ड्रग एक्स ड्रग वहां पे भी थी, हमें फर्स्ट पैरा में ही ड्रग और पेशेंट दोनों मिल गए थे, ठीक है। सेकंड पैरा में हमें क्या कहते हैं यहाँ पे इवेंट मिल जाएगा, ठीक है, देखो अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। द पेशेंट स्टार्टेड ड्रग एक्स इनटेक ऑन डेट, ये हो गया, थेरेपी डिटेल आ गई, एंड एट अ डेली डोज, जो भी डेली डोज थी, ठीक है, ऑन एन अनस्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड डेट डोज ऑफ द ड्रग एक्स वाज इंक्रीज्ड, ठीक है, जो ड्रग की डोज इंक्रीज हुई वो भी लिखा गया, एंड ऑन अनस्पेसिफाइड डेट द पेशेंट स्टार्ट एक्सपीरियंस स्वेलिंग इन द फीट एंड पेन वाइल वॉकिंग, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इवेंट हो गया। एट द टाइम ऑफ दिस रिपोर्ट, मतलब जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी, द एक्शन टेकन विद ड्रग वाज ऑनगोइंग, मतलब ड्रग चल रही थी, एक्शन टेकन क्या था, ड्रग के साथ कोई एक्शन लिया ही नहीं गया था, ड्रग पे ही चल रहा था पेशेंट, एंड द पेशेंट डिड नॉट रिकवर एट द रिपोर्टिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब जो आउटकम हुआ इवेंट का वो क्या था, नॉट रिकवर, मतलब कि क्या कहते हैं ड्रग चल रही थी, ऑनगोइंग थी, तो जो हमने बोला था एक्शन टेकन विद ड्रग क्या हुआ यहाँ पे ऑनगोइंग हो गया, और जो आउटकम की बात कर रहे थे आउटकम ऑफ इवेंट वो हो गया नॉट रिकवर्ड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो कॉजलिटी का वो था वो आ गया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर ड्रग एक्स एंड इवेंट
हैड अ कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा हमारा ये एक तरह से नैरेटिव हो गया। इसमें आप 4 चीजें ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें रिपोर्टर ढूंढोगे मिल जाएगी, ठीक है, पेशेंट ढूंढोगे मिल जाएगा। अगर आप किसी को केवल ये इंफॉर्मेशन दे दो तो क्या वो केस को पूरा समझ सकता है या नहीं समझ सकता? प्रज्ञा बताओ। अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आपको पता चल जाएगा केस वैलिड है या नहीं है, और केस के अंदर पेशेंट को क्या हुआ, किस तारीख को हुआ, और उसने क्या क्या ड्रग ली, पता चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। जोर से बोलो। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो अगर आपको ये नैरेटिव आप पढ़ोगे तो आपको पूरा एक तरह से आईसीएसआर का समरी मिल रहा है कि नहीं, जो आपने पूरा केस प्रोसेसिंग सीखा अभी तक, वो सारी चीजें पता चल रही है, यहाँ से नहीं पता चल रही पता चल रहा है सर। है ना? हाँ सर। उसके बाद यहाँ पे ये एक लास्ट चीज है कि एक वेल डिफाइंड नैरेटिव के अंदर क्या क्या होना चाहिए, या एक वेल डिफाइंड नैरेटिव क्या है। इट शुड बी कंसाइज, ठीक है, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, शुड बी लॉजिकल इन द टाइम सीक्वेंस। ठीक है, मतलब ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। कंसाइज, कंसाइज क्यों, ज्यादा हौच पौच नहीं है, कुछ भी टू द पॉइंट बात करी जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे तो नहीं बोला ना किसी ने कि क्या कहते हैं, वो पेशेंट को हमने तब ये दिया था तो उसके 4 दिन बाद ये हुआ था, 10 दिन बाद ये हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। नई डेट पता तो अनस्पेसिफाइड डेट, उसको ये एक्सपीरियंस हुआ, बस बात खत्म। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी आपको, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है या ऐसा कुछ टर्म नहीं है। अगर आप मतलब केस को प्रोसेस कर रहे हो, आप उस लेवल पे हो, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी उस तरह की है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इजी टू अंडरस्टैंड, और शुड बी हैव अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम देखो, टाइम सीक्वेंस लॉजिकल वे में था। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पे थी। शुड इंक्लूड द रिलेवेंट क्लिनिकल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे थी। एक चीज हमेशा याद रखना कि पेशेंट की कोई भी डिटेल, डिटेल मतलब जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। ठीक है, कि जैसे पेशेंट का अगर हम कई बार इनिशियल लिख देते हैं, ठीक है, जैसे वो हम चीज वहां पे नैरेटिव में नहीं लिखते। नैरेटिव में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखते जो जिससे हमें पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील हो सके। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है। एक लॉ काम करता है जिसे बोलते हैं GDPR। ठीक है, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, या डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बोलते हैं। GDPR नोट कर लो, GDPR, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि किसी भी जैसे अब पेशेंट तो हम पे ट्रस्ट करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, अब आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब पेशेंट तो डॉक्टर से छुपाएगा नहीं, सब बताएगा। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, वो ये भी है कि वो उसे ये भी है कि भाई पब्लिकली ये चीजें ना चली जाए। ठीक है, जैसे आपने भी देखा होगा कि क्या कहते हैं, एड्स के केसेस आते हैं, या कुछ क्या कहते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के केसेस आते हैं, तो वहां पे बहुत ही प्राइवेसी बरती जाती है। ठीक है, वहां पे प्राइवेसी क्यों बरती जाती है? जैसे क्या कहते हैं, कुछ मेनली फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी प्रेगनेंसी की चीजें हैं, या क्या कहते हैं उनको मीनोपॉज का इश्यू है कुछ भी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इश्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ही प्राइवेसी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्क्लोज करना सही नहीं है, और कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं इन्हीं चीजों से हिचकते हैं, इसलिए वो रिपोर्टिंग करने नहीं आते। ऐसा हो सकता है कि वो उनका वो बैड एक्सपीरियंस हो। अगर हम क्या कहते हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देंगे तो वो उनके लिए बैड हो सकता है, एम्बैरसिंग हो सकता है। इसलिए बाद में ऐसा, क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि क्या कहते हैं पेशेंट कमिटेड सुसाइड। ये अभी की बातें नहीं, या पास्ट की बातें हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि डॉक्टर के पास हो गया, उन्होंने बताया और वो चीजें पब्लिकली हो गई, तब पेशेंट्स ने कमिट सुसाइड। कई बार आपने भी देखा होगा कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिकली हो जाती हैं, तो उसके बाद लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इस वजह को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबली एक्सेप्टेड एक रेगुलेशन निकाला गया है जिसे GDPR बोलते हैं। उसके अंतर्गत किसी भी पेशेंट की कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी अगर कोई ऐसा आइडेंटिफायर है जहां से पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, इवन जो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट आए हैं ना, अगर आप पीवी कर रहे हो, आप केस प्रोसेस कर रहे हो, बीइंग अ डीई एंड क्यू, सॉरी, अगर बीइंग अ डेटा एंट्री पर्सन, आप
अगर डेटा एंट्री कर रहे हो केसेस की, तो आपको जीडीपीआर को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, तो आपको उसे रिडैक्ट करवाना पड़ता है। रिडैक्ट मतलब उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से मिटाना पड़ता है, या उसको ब्लैक करके उसे छुपाना पड़ता है, या उसको रेड करके उसको छुपाना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, जब आपको चाहिए होती है तो आप उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हो तो दिखने लगता है। तो सेम वे में Want to make your career in pharma? Then start learning from our experts and discover new career options. Define Academy builds essential quality for pharma.